Yes, students, move on to our next topic, the making of Germany and Italy या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. जर्मनी और इटली कैसे बने. फर्स्ट स्टार्ट विद द जर्मनी. जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन. क्या आर्मी किसी नेशन को बना सकती है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो किए जाते थे वो लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा ही किए जाते थे, वही इनिशिएटिव ले रहे थे. लेकिन अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. और अब क्या था, इस चीज़ को आगे स्प्रेड करने में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को और ये कंजर्वेटिव ने इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था फॉर स्टेट पावर के लिए अपनी, और अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनियन, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पाने के लिए. एज वी हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. जो हमने पिछले टॉपिक में किया था 1848 में 18th में 1848 जर्मन नेशनल असेंबली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो, हमने किया था ये सब कुछ, जिसमें उन्होंने ड्राफ्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, लेकिन ये सब कुछ फेल हो गया था. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो जो वर्कर्स आर्टिसन था उनको भी सपोर्ट नहीं मिला था, और उनके अगेंस्ट कौन थे, रिप्रेस, उनके जो नेशन बिल्डिंग का जो उनका इनिशिएटिव जो ले रहे थे वो रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री, और उनको सपोर्ट किया था बाय लार्ज लैंड ओनर जंकर्स, जिनको जंकर्स कहा गया काल, जो बड़े प्रशिया के लैंड ओनर थे. फिर अब क्या हुआ, फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली प्रशिया ने इसको यूनिफाई करने के लिए, और इसका चीफ मिनिस्टर बनाया ओटो वॉन बिस्मार्क को. जर्मनी जो क्या था, अब स्कैटर्ड यानी कि अलग अलग पार्ट्स में जो बिखरा हुआ था, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओटो वॉन बिस्मार्क ने उठाई, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे इनकी हेल्प से. और जो कुछ इनके जो स्कैटर्ड पार्ट यानी कि जो जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे कि कुछ ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ डेनमार्क या कुछ फ्रांस के पास, तो इनके साथ इनकी कंटिन्यू 7 ईयर्स तक जो बैटल हुई, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. और जिसमें प्रशियन की जीत हुई, और यहाँ पे इसका जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो कंप्लीट हुआ. इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड, या कह सकते हैं अनाउंस से उसको घोषित किया गया, जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल. अब जो ये सेरेमनी रखी गई 18 जैन 1871 में, और वहाँ किस किस को इन्वाइट किया गया, कौन कौन थे लोग, द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, gathered in the unhated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. यहाँ इनको जो मेन जो पावर किसको दी गई, वहाँ एम्परर किसको बनाया गया, केसर विलियम फर्स्ट को. अब नेशन बिल्ड हो गया. अब इन्होंने क्या किया, कुछ नए चेंजेस. न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज, इन्होंने किन चीज़ों पे जोर किया, मॉडर्नाइजिंग किसमें की, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, ये सब चीज़ें चेंजेस की गई. और प्रशियन ने जो मेज़र उठाए वह बाकी जर्मनी के लिए रोल मॉडल बना. अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इटली यूनिफाइड. इटली को यूनिफाई कैसे किया गया. जर्मनी की तरह इटली भी सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स और मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में बिखरा हुआ था, ये स्कैटर्ड था. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वाज divided into 7 states, of which only one, Sardinia, जो सर्दिनिया पिडमोंट था, was ruled by an Italian princely house. यही एक था जो प्रिंसली, जो वहाँ पे प्रिंसली रूल कर रहा था, इटालियन प्रिंस था. और जो नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो इटली का जो आज का करंट इटली है, उस टाइम में वहाँ का जो उसका नॉर्दर्न पार्ट था उस पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का कंट्रोल था. और सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप, सेंटर का जो पार्ट था पेपल स्टेट, जिसको यहाँ पोप का कंट्रोल था. और सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, और जिनको सिसिलीज, 2 सिसिलीज या किंगडम्स ऑफ द 2 सिसिलीज भी कहा गया है.
Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. यहाँ काफ़ी वेरिएशंस भी थी, जो इटालियन लैंग्वेज भी यहाँ एक्वायर्ड नहीं थी. अब इनको इटली को यूनिफाई करने में किसका मेन रोल प्ले, किसने रोल प्ले किया? वो थे, नंबर 1 थे ग्यूसेपी मैज़िनी, किंग विक्टर एमेनुअल, चीफ मिनिस्टर कैवियर और ग्यूसेपी गरीबल्दी. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्यूसेपी मैज़िनी, जिनके बारे में हम रेवोल्यूशनरी टॉपिक में पढ़ चुके हैं. ड्यूरिंग द 1830 ग्यूसेपी मैज़िनी हैड sought टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, जिन्होंने इसके लिए काफ़ी स्टेप्स भी उठाए थे. अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. और बट क्या हुआ, उनकी जो ये सीक्रेट सोसाइटी या जो भी उनके प्रोग्राम्स या प्लान थे वो सारे क्या हुए, फेल हो गए. द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848. अब इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? सर्देनिया पिडमोंट के जो किंग थे, किंग विक्टर इमैनुअल, इन्होंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर. In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. और इसके पीछे रीज़न ये भी था कि उनको ये लगता था कि इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एरिया एक होगा, बढ़ेगा, तो उसमें उनकी डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिकली और उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ेगा. अब इन्होंने अपने यहाँ ये पावर आगे किसको दी? चीफ मिनिस्टर कैवियर, जिसने इस मूवमेंट को आगे लीड किया. हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, और जो कि ना तो रेवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था. लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइड, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. उनकी फ्रेंच भी बहुत अच्छी बोलते थे और फ्रेंच के साथ उनके बहुत अच्छे, उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे थे फ्रांस के साथ. तो उन्होंने फ्रांस की हेल्प से सर्दिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 में. उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ जो उनका रिवोल्ट या जो भी हुआ उसमें वो जीत गए, वो अपना पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट जो था. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसेपी गरीबल्दी. अब एंट्री होती है ग्यूसेपी गरीबल्दी की. इन्होंने क्या किया? अब बचा हुआ था सेंटर और साउथ का पार्ट. साउथ में रूल था बर्बन किंग ऑफ स्पेन. गरीबल्दी ने क्या किया? मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें इनको लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिलता है, जिनकी हेल्प से स्पेनिश रूलर को साउदर्न पार्ट से हटा देते हैं. और इटली यूनिफिकेशन में जिससे सबसे बड़ी जो इनको यहाँ इनको जो उसका सपोर्ट मिला था, वहाँ पीजेंट्स का जो सपोर्ट मिला था, जो वहाँ के लोकल पीजेंट्स से, जिसके हेल्प से उन्होंने ड्राइव आउट द स्पेनिश, उनको वहाँ से निकाला. इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. मच ऑफ इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई. लेकिन जो वहाँ के जो पॉपुलेशन थी, वहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज़्यादा थी, उनमें सेंस ऑफ अवेयरनेस या अनअवेयर थे, वो लिबरल नेशनलिस्ट होती क्या ये आइडियोलॉजी, उन्हें इन चीज़ की नॉलेज नहीं थी. द पीजेंट मासेज हु हैड सपोर्टेड गरीबल्दी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालियन. उन्हें कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था. उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लड़ रहे हैं, वो किस कारण लड़ रहे हैं. दे बिलीव दैट ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. उन्हें ये लगता था कि हम विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, या उसको हम छुड़वाने के लिए ये हम अपनी बैटल या फाइट जो हम कर रहे हैं. तो ये बताया गया है कि वहाँ के लोगों में जो पीजेंट या लोकल पीजेंट थे, वो उनमें कितनी इलिटरेसी थी, कि सेंस ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस थी, कितनी कमी थी उनमें